नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा है, सब कुशल मंगल चल रहा है। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, कैसे हैं आप लोग में तो इसमें दो प्रश्न उठता है। पहला तो आप शारीरिक रूप से कैसे हैं, और दूसरा आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है ना? तो चलिए, क्लास को देर न करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। हमने हिंदी के 2 अध्याय को पढ़ लिया था। अव्ययी भाव समास हमने जाना, तत्पुरुष और न तत्पुरुष समास को हमने पढ़ा। अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसे कैसे कैसे हम पढ़ा सकते हैं इसको आपको। ठीक है ना? टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। समास में भी हमारे लिए तीसरा टॉपिक होगा कर्मधारय समास। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, उसके बाद कर्मधारय। किसे कहते हैं कर्मधारय समास? आप लोगों में से कोई बता सकता है क्या? जिस समास में विशेषण विशेष, जिस समास में विशेषण और विशेष तथा उपमेय या उपमान की विशेषता बताई जाए, उसे क्या कहेंगे हम? कर्मधारय समास। अभी हम आपको बताते हैं ये विशेष है और विशेष क्या होता है, उपमेय और उपमान क्या होता है। आप लोग नोट डाउन हमारे साथ करते चलिए। जिस समास में विशेषण विशेष तथा उपमेय उपमान संबंध होता है, जिस समास में विशेषण विशेष तथा संबंध होता है। ठीक है ना? कर्मधारय समास वह समास है जिसमें विशेषण विशेष तथा उपमेय उपमान संबंध होता है। कैसे होगा संबंध? विशेषण विशेष या क्या हो जाएगा? जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको। मान लीजिए नील गाय, मैंने बोला नील गाय, तो इसमें नीला क्या है? नीला इसमें क्या है? मैंने बोला नील काय, नील काय। नील काय का अर्थ क्या हुआ? नील इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण, और काय क्या हमारी बन जाएगी? विशेष। विशेषण और विशेष। नील काय, नीला है जो काय। मैंने क्या बोला? नीला है जो काय। तो विशेषण क्या हुआ? नील, काय इसकी विशेष विशेष हो गई। इसी तरीके से उपमेय और उपमान, यहाँ पर इन दोनों का होगा तथा उपमेय और उपमान। ठीक, जिससे किसी दूसरे की समानता। उपमेय और उपमान का क्या अर्थ होता है? जिससे किसी दूसरे की समानता। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
जिसके किसी दूसरे से समानता। ठीक, कर्मधारय समास में क्या आएगा, इसके लिए हम इसी पहचान को कैसे देख सकते हैं, है जो जैसी, क्या है जो जैसी, ये दो हमारे कारक चिन्ह होंगे। इसमें कारक चिन्ह आपको बता ही चुका हूँ। इसी तरीके से इसके भी एक चिन्ह है, आप लोगों ने इसको पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, चलिए इसके अब हम उदाहरण को आपको देखते हैं कैसे आप बता सकते हैं। कर्मधारय समास की मैंने पहचान क्या बताई, किसी भी वाक्य में है जो जैसा, इन दोनों शब्द की जगह जो आते हैं, कोई भी आपको वाक्य दे दिया, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया मीनाक्षी, क्या बोल दिया, मीनाक्षी, मैंने क्या लिखा, मीनाक्षी। मीन मतलब क्या होता है, मीन है जैसे आंखों वाली, मीनाक्षी मतलब क्या हुआ, मीन है जैसे आंखों वाली, मछली के जैसे आंखों वाली। मीन जैसी आंखों वाली, ये जैसी शब्द का प्रयोग हुआ है ना, जैसा, जैसी, है, जो, इस तरीके के शब्द अगर जो आपको मिलते हैं, ये समास का पद दिया होगा, आप विग्रह करिए इसको, विग्रह से प्राप्त जैसी, है, जो, जैसा, ऐसा कोई भी शब्द अगर विग्रह पे मिलता है, कोई नहीं, सिर्फ कर्मधारय समास हमारा होगा। क्या होगा, कर्मधारय समास। ठीक है ना। मोटा लड़का, मोटा है जो लड़का, उसी तरीके से हम बोलते मृग नैनी, मृग के जैसी नैनों वाली, मृग के जैसी नैनों वाली, फिर जैसी शब्द का प्रयोग आया, क्या हुआ, कर्मधारय समास। ठीक है ना। उसी तरीके से हो गया हमारा कनक लता, कनक लता, कनक रूपी लता, किसी की विशेषता बता रहा है, किसी बता रहा है विशेषता, कनक की, किसी बता रहा है कनक की। कनक रूपी लता, यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, विशेषण, लता क्या हो गई, विशेष, उपमेय क्या हो गया, कनक, उपमान क्या होगा, उपमान क्या हो गया, कनक, उपमेय क्या होगा, लता। विशेषता, एक दूसरे से जिसकी समानता बताई जाए, इसकी समानता किसके प्रकार बताई जा रही है, कनक के प्रकार, लता की समानता कनक के प्रकार बताई जा रही है। जैसे इसमें बता रही है मीन जैसी आंखों वाली, मीन जैसी आंखों वाली, आंखें उसकी कैसी हैं, मीन की जैसी हैं, किसकी विशेषता बता रहा है, आंखें की विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता, आंखें की विशेषता, इसमें मीन, ऐसे इसमें बता रहा है लता, इसकी विशेषता बता रहा है कनक, कनक रूपी लता है ये। जब भी किसी में कोई भी समास में जो कर्मधारय समास है उसमें अगर विशेषण है, विशेष है, उपमेय है, उपमान है, एक दूसरे से समानता बताई जा रही है, वहां पर हमारा कर्मधारय समास होगा। गुरुदेव, कनक लता के बाद हम लिखेंगे गुरुदेव, गुरु रूपी देव, गुरु किसके समानता बताई जा रही है, देव के समान। ठीक है ना। किसी से किसी की समानता बताई जाए, आप इसको इस एक परिभाषा और लिख सकते हैं, जिस समास में एक किसी से दूसरे की समानता बताई जाए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से भी हम उसको लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त प्रायः विशेषण की द्विरुक्ति वाले शब्द भी आते हैं। द्विरुक्ति आपको शब्द बता दिया हूँ, जैसे लाल लाल, दोनों में विशेषता है, कलर भी लाल है उसका, ठीक, क्योंकि ये दोनों ही विशेषण द्विरुक्ति शब्द आ गई। लाल लाल, ठीक। एक लाल का अर्थ क्या होता है? माँ का लाल। एक लाल का मतलब क्या होता है? कलर वाला लाल, ठीक है ना। एक लाल से दूसरे लाल की समानता बताई जा रही है, लेकिन शब्द जो है सेम है, तो इसको क्या हम बोलेंगे, क्या है ये? द्विरुक्त कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। आप तो बस इतना याद करिए कि यदि समानता बताई जा रही है किसी से दूसरे की, उसमें कर्मधारय समास होगा, ठीक है ना। लाल लाल, पीला पीला, कलर कलर का ही बता रहा है। फिर लाल चट, क्या हुआ? लाल चट, कितना गाढ़ा, कलर कट का मतलब होता है गाढ़ा, लाल कितना गाढ़ा है, उसकी समानता, उसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। कर्मधारय समास हमारा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। प्लीज आप लोग नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आपने एक बार इसको नोट बना लिया, इसके बाद आपको किसी भी बुक से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा ये आपको काम देता रहेगा। द्विगु समास, चलिए मैंने आपसे पूछ लिया द्विगु समास का कोई एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। आपने बोल दिया सर जो संख्यावाची शब्द आएगा वो द्विगु समास होगा। फिर मैंने बोल दिया अच्छा तिरंगा, ये तो 3 रंग का है, तिरंगा मैंने बोल दिया इसमें भी 3 की गिनती हो रही, क्या ये भी द्विगु समास है? तो ऐसा नहीं है, ये हमारा बहुब्रीहि समास होगा, ठीक। तो इसमें हम कुछ अपने अपवाद को भी जानेंगे। अपवाद शब्द में एक बार मैं आपसे पूछ लिया, अब मान लीजिए तिरंगा ही आ गया, तो आप तो द्विगु समास में लगा के आएंगे, क्यों? हम तो बस संख्या वाला पढ़े हुए हैं, अगर द्विगु दिख गया तो हमको सर ने बताया हम संख्या जानते हैं, ऐसा नहीं है। तिरंगा बहुब्रीहि समास में शामिल होगा। तो अब हम जानेंगे द्विगु समास किसे कहते हैं। वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची, ठीक, विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराता हो। उसका जो पूरा पद है वो एक समूह का बोध करा रहा हो, ठीक है ना। जैसे दोपहर, दोपहर क्या हो जाएगा? 2 पहरों का बोध हो रहा है ना, दोनों पहर का समूह बता रहा हो दोपहर, ये शाम का भी पहर और सुबह का भी पहर, तो दोपहर दोनों पहरों का मतलब दोनों का समूह बता रहा है, इसलिए दोपहर। दोपहर हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास। पहला संख्यावाची, दूसरा क्या होगा? विशेषता बताई जा रही है उसकी, क्या? विशेषण हो। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जिस समास का प्रथम पद जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा संख्यावाची तथा विशेषण हो, तथा विशेषण हो एवं समस्त पद समूह का बोध कराता हो। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची, उदाहरण ये ले लिया मैंने, प्रथम पद संख्यावाची 2, ठीक, तथा विशेषण हो पहर, इसके आगे मैंने लगा दिया पहर, ठीक,
विशेषण हो एवं समस्त पद समूह का बोध करा रहा हो। दोपहर, दो पहरों का समूह, ये हमको एक समूह का बोध करा रहा है, ठीक है ना। तो दोपहर, दो पहरों का समूह, संख्यावाची भी है, द्विगु समास। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों को, मुझे पता है, क्योंकि इसमें तिरंगा भी शामिल है। तिरंगा, अब इसको हम क्या बोलेंगे? तीन रंगों का समूह। क्या बोलेंगे? तीन रंगों का समूह यानी तिरंगा। तो ये तीन रंगों का समूह तिरंगा तो बहुव्रीहि समास में आएगा। इसमें आएगा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत, ठीक है ना। एक और दुपट्टा, एक और उदाहरण लिख लो आप। दुपट्टा मैंने क्या लिखा? दुपट्टा यानी दो पट्टों का समूह। यहां भी प्रथम पद संख्यावाची हो गया दो, ठीक। फिर विशेषण हो गया, और ये हमको एक समूह में व्यक्त भी करा रहे हैं। दोनों पदों को जब हम मिलाते हैं तब ये बना दुपट्टा। इसके परिभाषा के अनुरूप ये भी हो गया हमारा द्विगु समास, ठीक है ना। आगे बढ़े। द्विगु समास इतना ही है, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं, कोई पहचान नहीं है इसकी। सिर्फ यही एक पहचान है कि पहला पद हमेशा संख्यावाची होगा। बस आप कंफ्यूजन है तिरंगा, ये अपवाद है, इसको आप नोट कर लीजिए अपवाद में, ठीक है ना। ये अपवाद होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं द्वंद्व समास। तो कौन सा होगा हमारा? द्वंद्व समास। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे हाँ सर इसमें कुछ अपवाद हो क्या? बताते हैं, थोड़ा सब्र करिए, ठीक है ना। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, इस समास में दोनों पदों के बीच सामान्यतः योजक चिन्ह लगा रहता है। याद रखिए, इस समास की यही पहचान है, सबसे पहली पहचान योजक चिन्ह। इस समास में पहला नंबर तो योजक चिन्ह। आपको कुछ शब्द दिए रहेंगे, उनके बीच में योजक चिन्ह, जैसे मैंने लिख दिया सिंपल साधारण माता पिता, माता पिता। तो आपको एग्जाम्पल पेपर में ऐसे आएगा? नहीं, ऐसे नहीं आएगा, यहाँ बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा। अब जब ये चिन्ह हमको दिख जाए, हमको सिर्फ ये द्विगु समास टिक करना है, ठीक है ना। योजक चिन्ह लगा रहेगा, ये तो इसकी पहली पहचान है। उसके बाद, ठीक है, द्वंद्व समाज के सभी शब्दों में योजना, द्वंद्व समाज के सभी शब्दों में योजक चिन्ह लगा ही हो, यह भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। शब्द में द्वंद्व समास है, ये योजक चिन्ह जरूरी नहीं कि सब में ही लगा हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो, इसमें कहाँ है योजक चिन्ह? नहीं है ना। तो इसे भी है द्वंद्वी समास, लेकिन योजक चिन्ह नहीं है। पहले तो मैंने आपको पहचान बता दी कि इसमें योजक चिन्ह आएगा तो वो द्वंद्व समास होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर जिसमें नहीं है तो आप इसका विग्रह करें, ठीक, विग्रह करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, ठीक। अब इसमें भी आप समझ लीजिए द्वंद्व समास के तीन भेद हैं, ठीक है ना। इतरेत्तर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, ठीक है,
और तीसरा क्या है, वैयक्तिकीय द्वंद्व समास। तीनों द्वंद्व समास को हम समझेंगे। उसके बाद ये योजक चिन्ह वाला भी आपको झंझट खत्म हो जाएगा। उसके बाद योजक चिन्ह ना भी लगा हो तब भी सब खत्म। आप इन तीनों को, इसके भेद को आप जान जाएंगे तो द्वंद्व समास आपसे तुरंत ऑटोमेटिक बनने लगेगा। आगे बढ़ें। अब आता है हमारा इसके भेद। इसके तीन भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है ना। जिस समास में दोनों पद ही अलग अलग स्वतंत्र अर्थ हों तथा दोनों के बीच और लगाकर विग्रह किया जाए। क्या? और लगाकर विग्रह किया जाए। मैंने बताया अभी, माता पिता लिखा, उसमें योजक चिन्ह लगाया, आपको बता दिया ये द्वंद्व समास है। क्यों? उसमें योजक चिन्ह लगाया। इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होगा, जिस समाज में और लगाकर विग्रह किया जाए। द्वंद्व समास के भेद। तीन भेद। पहला हम पढ़ेंगे इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद अलग अलग स्वतंत्र और हो और उन दोनों के बीच और लगाकर उनका विग्रह किया जाए। मैंने क्या बोला, जिस समास में दोनों पद अलग अलग स्वतंत्र अर्थ हों, दोनों पद अलग अलग स्वतंत्र अर्थ हों, माता, स्त्री, पिता, पुल्लिंग है, दोनों स्वतंत्र हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है ना। अलग अलग हों और दोनों के बीच और लगाकर, जो मैंने योजक चिन्ह लगाया उसके बीच और लगा दें, तब विग्रह करें, तो कौन समास होगा, इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक। परिभाषा इसके लिख लेते हैं। जिस समास में दोनों पद जिस समास में दोनों पदों के अलग 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 कौन सा समास है? अरे बताया कि योजक चिन्ह लगा है, द्वंद्व समास। जब योजक चिन्ह लगा दूं तो समझ लो यह द्वंद्व समास। नहीं लगा है और हम विग्रह कर रहे हैं, विग्रह करने पर और उसमें जुड़ रहा है माता और पिता। ठीक। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण और लगा के विग्रह कर रहे हैं, तो कौन समास होगा, इतरेतर द्वंद्व समास। ऑप्शन में नहीं दिया इतरेतर, द्वंद्व समास दिया है ना, लगा देना। ठीक है। जिस समास में दोनों पदों के अलग अलग, ठीक, स्वतंत्र अर्थ हों, अलग अलग स्वतंत्र अर्थ हों तथा दोनों के बीच और लगाकर विग्रह किया जाए। विग्रह का मतलब समझ है ना, एक पद को दो अलग अलग पदों में विभाजित करना।
इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए या फिर आप इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ले लीजिए, ठीक है ना। योजक चिन्ह होगा द्वंद्व समास, और यदि और विग्रह करके और आ रहा है उसमें तो इतरेत्तर द्वंद्व समास, ऑप्शन में नहीं इतरेत्तर तो द्वंद्व समास, इसके अलावा और किसी ऑप्शन में टिक आपको नहीं करना है, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। माता पिता, माता और पिता, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है ना। इस तरीके के ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। एक आध उदाहरण आप लिख लीजिए। योजक चिन्ह लगा दिया, ठीक है, द्वंद्व समास सही है। योजक चिन्ह लगा दिया, ठीक है, द्वंद्व समास ऑप्शन में नहीं है, इतरेत्तर समास है, इतरेत्तर द्वंद्व समास है, हाँ है, ठीक है, सही है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप ऑप्शन को 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, नीचे तक जरूर आइएगा, पहला दूसरा के बाद तीसरे और चौथे में भी नजर रखिएगा हमेशा, क्योंकि द्वंद्व समाज में आपको थोड़ा कंफ्यूजन करने वाले कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं। मैंने आपको बता दिया राम लक्ष्मण, उससे सटीक उदाहरण और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारा कौन सा आता है इसी में, दूसरा वेद है समाहार द्वंद्व समास। कौन सा? समाहार द्वंद्व समास। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं। समाहार द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पदों में एक पद सार्थक दूसरा पद निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। जिस समास में एक पद सार्थक, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, और दूसरा पद जिसका कोई अर्थ ना निकले, वो समाहार द्वंद्व समास कहलाएगा। इसके लिख लेते हैं हम। एक मिनट दोस्तों। हाँ, जिस समास में एक पद सार्थक निरर्थक हो, ठीक, अथवा दोनों पदों पर बात समाप्त नहीं होती हो। ठीक है ना। इसके इसके विग्रह में आदि क्या आता है, आदि इत्यादि लगाकर किया जाता है।
किया जाता है। फिर से आप लोगों को बता देते हैं। जिस समास में एक पद सार्थक मतलब कुछ अर्थ उसका हो तथा दूसरा पद निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही न निकले, ठीक, अथवा दोनों पदों पर बात समाप्त नहीं होती है, ठीक, इसमें आदि इत्यादि लगाकर विग्रह किया जाता है। जैसे कपड़े लत्ते, कपड़े तो समझ में आता है, कपड़े समझ में आता है मतलब सार्थक। लत्ते क्या है भाई, मुझे तो नहीं पता, क्या हो गया, निरर्थक। यही मैं बता रहा हूँ, जिस समास में एक पद सार्थक कपड़े लत्ते, ये मैं आपको उदाहरण दिया हूँ, तथा दूसरा पद निरर्थक हो अथवा दोनों पदों पर बात समाप्त नहीं होती है, ठीक, इसका विग्रह आदि इत्यादि लगाकर किया जाता है। इसे ही हम क्या बोलेंगे, समाहार द्वंद्व समास, ठीक है ना। अभी एक आध उदाहरण आपको लिखा देता हूँ इसके। उदाहरण लिख लीजिए। कपड़े लत्ते, योजक चिन्ह भी लगा दिया, समझ में आ रहा है ना। द्वंद्व समास है। कौन सा द्वंद्व समास है ये, समाहार द्वंद्व समास है। क्यों, क्योंकि सर एक पद सार्थक है दूसरा निरर्थक है, एक पद का कुछ अर्थ हमें पता चल रहा है दूसरे का कोई अर्थ नहीं हो रहा है। विग्रह करेंगे, इसका विग्रह करने पर आदि या इत्यादि होती है, ठीक है ना। विग्रह कैसे होगा, कपड़े लत्ते आदि, और दूसरा ऑप्शन देख लीजिए। चलो यार कुछ चाय वाय हो जाए, चाय ठीक है, वाय क्या हो जाए ये तो मुझे नहीं समझ में आया। है द्वंद्व समास, योजक चिन्ह लगा है, कौन सा द्वंद्व समास है, समाहार द्वंद्व समास है, ठीक है ना। चाय वाय इत्यादि, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ना, नोट करके चाहिए। अब हमारा तीसरा समास है वैकल्पिक द्वंद्व समास। कौन समास है, वैकल्पिक द्वंद्व समास, जहां दोनों पदों में एक समय पर एक ही पद प्रधान हो, दोनों समय में एक ही पद प्रधान होता हो, इसके बीच में या अथवा लगाकर विग्रह किया जाता है। जैसे हार जीत, हार या तो जीत, ठीक, छोटा या तो बड़ा, क्या होगा, इसको हम भी आपको लिखा देते हैं।